हेलो नमस्कार चाहता हूँ दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले काफ़ी समय से नाना प्रकार के विद्यार्थी गणों के माध्यम से लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे सामने जो आगामी परीक्षाएं हैं, और जाहिर सी बात है कि आगामी परीक्षाओं ने अपना जो रेस्पेक्टिव इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी गहराई में जाकर के परिवर्तित कर लिया है। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि एक बार ऐसी चर्चा हो जाए कि आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं को हम किस प्रकार से अप्रोच करके चलेंगे, और अच्छा ये रहे कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें हमें तमाम प्रकार की परीक्षाओं में पार्टिसिपेट ना करना पड़े, किसी एक अच्छी सी परीक्षा में हम लोग पार्टिसिपेट करें और हमारा कल्याण क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। तो देखिए, आज का जो पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा, इस डिस्कशन के लिए पहले तो मैंने आपके लिए एक सिनॉप्सिस तैयार किया है। वो सिनॉप्सिस तो खैर मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। और देखिए, मेरी बड़ी ही पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे होगी कि जिन बातों का प्रस्तुतिकरण मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं, उन बातों को आप अपने लिए बाध्यकारी नहीं मानेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार अगर किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में किसी कमीशन का फॉर्मेशन करवाती है या किसी कमेटी का फॉर्मेशन करवाती है, तो कमेटी या आप कह सकते हैं कमीशन की जो मेजर रिकमेंडेशंस होती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, बल्कि सरकार के लिए क्या है, एक सुझाव का कार्य करती हैं। तो मेरी जो भी चर्चा आप लोगों के लिए रहेगी वो केवल एक सुझाव के रूप में कार्य करेगी। इसको बाध्यकारी रूप में आप अपने ऊपर पर लागू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं केवल अपनी बातें कर सकता हूं या अपनी बातों का प्रेजेंटेशन आपके सामने कर सकता हूं, लेकिन आपके व्यक्तित्व की एक अलग काबिलियत है, आपके व्यक्तित्व की एक अलग ताकत है। तो आप उस हिसाब से क्या थोड़ा व्यवहार करके चलेंगे। मेरा भी कई दिनों से काफ़ी मन हो रहा था कि एक डिस्कशन ऐसा हो जाए जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ नया सिखा दिया जाए, है ना। और जिस तरीके से हम बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों की परीक्षाओं के इन्वायरमेंट ने अपने आप को परिवर्तित किया है, तो इस तरीके से हमें क्या है, अपनी तैयारी में थोड़े परिवर्तन भी लाने पड़ेंगे। और जो मैंने हमेशा आपको समझाया है कि अपनी सोच के अंदर भी हमको क्या है, परिवर्तन लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के आलोक में क्या है, हम लोग आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं जो सिनॉप्सिस आपके सामने रखूंगा, आप चाहें तो आप उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनका डॉक्यूमेंटेशन करने की बात करेंगे और उनके अकॉर्डिंग थोड़ा भी व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो गई और आपको थोड़ी क्या मिलेगी, अपने तैयारी के धरातल पर आपको सहूलियत या सुविधा मिल जाएगी। चर्चा की शुरुआत में हम चाहेंगे कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन कर लें, है ना। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपको लिखा मिलेगा कि प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा की समानता। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रतिष्ठा की समानता को डिस्कस करने की बात करोगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने फ्रेज के माध्यम से आपको ये सिखाने की बात करती है कि अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक होने के नाते राज्य के अंदर और समाज के अंदर जो हमें प्रतिष्ठा मिलेगी वो हमारे योगदान के बिहाफ पे मिलेगी। यानी कि हमने अपनी स्टेट के लिए किस तरीके के कार्य किए हैं या हमने अपने समाज के लिए किस प्रकार का व्यवहार किया है, तो राज्य तथा समाज के प्रति जो हमारा वेरी पॉजिटिव ट्रीटमेंट होगा या वेरी पॉजिटिव क्या होगा, साथों बिहेवियर होगा, उसके आधार पर समाज हमें क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करके चलेगा, और उसी के आधार पर क्या जो राज्य हमारा है वो भी हमें क्या है, रिकॉग्नाइज करके चलेगा। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपका राजनीतिक बल कितना है, आपका आर्थिक धरातल कितना उच्च है या आपका सामाजिक धरातल कितना उच्च है। तो संविधान की प्रस्तावना अपने एक फ्रेज के माध्यम से आपको समझाना चाहती है कि राजनीतिक तौर पर भले ही आप शक्तिशाली क्यों ना हो, आर्थिक तौर पर भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सामाजिक तौर पर आप भले ही कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस तरीके से अगर आप पावरफुल जोन में हैं, तो ये जो आपका पावरफुल जोन है समाज में या राज्य में आपको प्रतिष्ठा नहीं देगा। ये मैसेज आपके संविधान की प्रस्तावना का है ना। आपने देखा होगा, मैं जब आपको ये समझा रहा था कि समाज में आपकी ताकत क्या है या राजनीतिक तौर पर आप कितने शक्तिशाली हैं या आर्थिक तौर पर आप कितने शक्तिशाली हैं, मेरे चेहरे पर अपने आप ही थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैं आपको ये एहसास कराना चाह रहा हूं और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ऐसा होता नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना तो बड़ी पाक-साफ बात कर रही है, संविधान की प्रस्तावना तो बहुत ही मजबूत डिस्कशन आपके सामने रख दिया, लेकिन अब मामला ऐसा क्यों है भाई,
जिस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाज या राज्य में आपको डिग्निटी यानी कि प्रतिष्ठा देने की बात करती है, उस हिसाब से आपको अपने समाज या राज्य में प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल पा रही है? ये खेल किसका है? ये खेल है सोच का। और ये जो खेल है ना सोच का, इसी सोच ने आज हमको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, हम सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। ये डिस्कशन मैंने मतलब मेरा जो एक प्रेजेंटेशन है ये इसके साथ ही क्यों आया, ये मैं अब आपको बताता हूं। असल में हमको ये लगता है कि हम कभी अपने अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करते ही नहीं हैं, है ना। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब से लगे, लेकिन हमको ये लगता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कभी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के दबाव में आ गए हैं, और हमारा जो सामाजिक प्रतिमान है उसका एक वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू अगर हम आपके सामने रखें, तो आज हमारे समाज की जो मेजर वन कैलकुलेशन है वो ये बन गई है कि भैया जी, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप नॉलेजेबल पर्सन नहीं माने जाएंगे, या कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सरकारी नौकरी के अभाव में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत कर जाए तो आसपास के लोग उसको अपने पास बैठाना भी बंद कर देते हैं, दुनिया भर के कलंक अपने आप ही लगा दिए जाते हैं। तो ये जो सामाजिक प्रतिमान है, बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे ने जन्म लेने के साथ ही उसके साथ हमने एक व्यवस्था जोड़ दी कि भैया आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। हमने कभी उससे पूछा नहीं कि भैया आपको जाना कहां है या आपको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। नहीं, हम पहले से सामाजिक प्रतिमान में दबे हुए हैं और हमने अपने आप को तो हमेशा समझाया ही, अब हम अपने बच्चों को भी ये समझाने लगे कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। समाज में अगर टिकना है, समाज में अगर रहना है और अगर अच्छे से रहना चाहते हो तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, अदरवाइज समाज आपको सैल्यूट नहीं करेगा, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका तोड़ है मेरे पास, इसका तोड़ है, लेकिन वो तोड़ है उसको मैं किसी और दिन आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जीवन अध्यापन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे तो आपके लिए कार्य करना है। मैं इसका तोड़ जब आपके सामने रखूंगा तो रास्ता दूसरा आ सकता है, लेकिन मेरा आपको कोई दूसरा रास्ता देने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो आप ये चाहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में आप रहें, आप अच्छे से काम करें और आपको जो भी सहूलियत मिले आप उस सहूलियत को इस कक्षा के माध्यम से क्या है एडॉप्ट करके चलें। जब यह बात आ ही गई है, एक बड़ा सामाजिक प्रतिमान जब लगातार हम पर दबाव बनाए हुए है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, सरकारी नौकरी ही समाज में सम्मान पाने का एक आप कह सकते हैं कि मुख्य माध्यम बन गया है, तो अगर समाज ने हमको चुनौती दे दी है तो अब हम समाज को क्या है, हम अपनी ओर से जवाब भी देंगे। और जवाब देने का मतलब यह बनता है कि जैसा मैंने हमेशा आपको क्लासेस में समझाने की बात की है, अब विद्यार्थी की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। अब विद्यार्थी की ताकत दिखाने का समय आ चुका है, समाज की इस सामाजिक चुनौती को जवाब देने का समय आ चुका है। आपकी परीक्षाओं का वातावरण चाहे कितना भी अपने आप को परिवर्तित क्यों ना कर ले, लेकिन अब आपको अपनी ताकत का वास्तविक परिचय देना पड़ेगा और समाज को बताना पड़ेगा, आसपास के लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने हमको चुनौती दी। हालांकि इस चुनौती से जब हम अपने आप को बाहर निकाले तो फायदा हमारा हुआ, लेकिन आपने हमारी मनोदशा बहुत खराब कर दी थी। आपने हमें जीने नहीं दिया। तैयारी में जो समय हमको लगा, उस समय के दौरान आपने हमारे ऊपर नकारात्मक टिप्पणियां की, हमको नकारात्मक शब्दों के साथ आपने संबोधित किया। आज हमारा समय आ चुका है, आज हम अपनी सफलता आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी सामाजिक प्रतिमान का समझदारी से प्रयोग कीजिएगा, समझदारी से प्रयोग कीजिएगा। आप हर तरीके से, है ना, एक ही तरीके से या एक ही डंडे से क्या आप लोग सभी को हाँकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट अपने आप को दे लेते हैं कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाओं का आपको सामना करना है, मैं बोल ही देता हूं ओपनली कि यूके SSC की ओर से लगभग यानी कि 3000 और 4000 के बीच का जो आपका ग्राफ ऑफ वैकेंसीज है वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। यूकेपीएससी भी डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी वैकेंसीज हैं उनका प्रेजेंटेशन आपके सामने करने वाला है। आपको अब अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है, अपने समय को बर्बाद ना करें और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन के रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट को समझ लें और क्या करना है। बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव करके नहीं चलना है, क्या करना है वो एक सिनॉप्सिस आज हम आपको देने जा रहे हैं। उस सिनॉप्सिस के हिसाब से क्या है आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको आसानी मिलेगी, है ना।
मैंने पहले भी एक बार कहा था कि निराशाजनक व्यवहार करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ओकेशन आपके सामने हैं, आपने काफी कुछ पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, हम भी दिन रात आप ही के बीच रहते हैं, उसी को आधार बना करके एक सिनॉप्सिस हमने तैयार किया है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आपने कोई भी एग्जामिनेशन लिया, एग्जामिनेशन अब कोई भी हो, अब इस चीज को हम लोग क्या है, कैटेगराइज करके नहीं चलेंगे, हमको इसको कैटेगराइज करके नहीं चलना है। एक समझदार विद्यार्थी अब ये मान के चले कि जो आपका एग्जाम है, एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन अपने आप में क्या है, बैटलफील्ड है। एग्जामिनेशन अपने आप में क्या है, बैटलफील्ड है। आप इसको क्या मान के चलो, बैटलफील्ड मान के चलो। आप इसको क्या मान के चलो, बैटलफील्ड मान के चलो। और एक समझदारी और कर लो कि ये जो आपका बैटलफील्ड है, इस बैटलफील्ड को इंग्लिश में आज के बाद आप प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। इंग्लिश में आज के बाद आप इसको प्रॉब्लम यानी कि आप इसको समस्या नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको आज के बाद क्या कहेंगे, एक चैलेंज कहेंगे। चैलेंज मतलब आज के बाद आप इसको क्या कहेंगे, एक चुनौती कहेंगे। क्योंकि हमने हमेशा अपने जीवन में इन बातों को माना है कि अगर हम किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में समस्या को जोड़ के चलते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं। हमको समस्या नहीं कहना है, हमको चुनौती कहना है। चुनौती जो है ये एक सकारात्मक शब्द है, और जो आपकी समस्या है वो एक नकारात्मक शब्द है। अगर हम किसी भी विषय वस्तु के साथ समस्या को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर हम किसी भी विषय वस्तु के साथ चुनौती या चैलेंज जैसी जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, हम इसको एडॉप्ट करके चलते हैं, तो हमने अपने आप को क्या है, तैयार किया है। हमने कहा कि आ जाओ, हम आपका सामना करने के लिए क्या है, तैयार हैं, वी आर रेडी। तो ये कहना सीखो, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे आप, हमेशा चैलेंज कहेंगे, यानी कि आपको क्या कहना है, चुनौती कहना है। अच्छा, ये जो आपका बैटलफील्ड है, इस बैटलफील्ड में जाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए साथियों, आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए, उपकरण आपके पास होने चाहिए। आपके पास टूल्स होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी युद्ध क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपके पास रेस्पेक्टिव टूल्स आपके पास होने चाहिए। और आप जैसे विद्यार्थी जीवन में है तो आपके लिए जो रेस्पेक्टिव टूल्स हैं उनको अगर हम बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग आपका वेरी स्ट्रॉन्ग जो टूल्स आप यहां पर लेकर चलेंगे, जो वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, देखिए वो हो, हम सीधा कहेंगे कि आप यहां पे कैलकुलेट करें रोल ऑफ क्लास। रोल ऑफ क्लास, कक्षा की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कक्षा की भूमिका मतलब ये नहीं है कि आप केवल हमसे पढ़ें या आप हम कहें कि आपको वहां पढ़ना है, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। कक्षा जो भी आपको अच्छी लगती है, हमको लगता है कि आपको जो अपना जुड़ाव है, जो अपना एक एसोसिएशन है, वो एक कक्षा के साथ कर लेना चाहिए, है ना। कक्षा के साथ जुड़ने का मतलब ये हो जाता है कि विद्यार्थी जीवन में जो आपके भटकाव वाला समय आता है या जो भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो एक कक्षा उनको बड़े प्यार के साथ क्या समझा लेती है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि कक्षा का बड़ा फायदा यह होता है कि वो आपको ऐसे तमाम प्रकार की चीजों से बचा करके चलती है जो चीजें कभी आपको पढ़नी ही नहीं है। विषय वस्तुओं के प्रति अपने आप को जागरूक करना किसी भी कक्षा का सहयोग लेकर के काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और कक्षा में जो आपके अध्यापक गण मिलते हैं आपको, हम तो ये भी कहेंगे कि आपके जो अध्यापक गण हैं उनके साथ इंटरेक्टिव होने की कोशिश किया करो। जितनी भी परीक्षा के टॉपर्स आपको मिलेंगे ना, इन टॉपर्स के अंदर की कहानी हम आपको बताते हैं। ये किसी ना किसी तरीके से एक एसोसिएशन अपने साथ लेकर के चलते हैं। बाहर आकर के ये कह देना कि भी हमने केवल सेल्फ स्टडी किया है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आकर के ये कह देना कि हमने केवल सेल्फ स्टडी किया है और सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे हमने किसी और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की बात की है, ये कह देना हमें थोड़ा क्या है, नेगेटिव या नकारात्मक लगता है। हम तो यही कहेंगे कि जो लोग भी निकलते हैं, आप निकले अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई भी थोड़ा सामने रखा करो। आप कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ इंटरेक्टिव अवश्य होंगे। आपने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इन सभी के बारे में आपने कभी ना कभी किसी न किसी के माध्यम से क्या है, एक सहयोग अवश्य प्राप्त किया होगा। इसलिए जो आपका वेरी स्ट्रॉन्ग टूल मैंने आपको बताया, तो रोल ऑफ क्लास। और रोल ऑफ क्लास में जो आपका टीचर आपको मिलेगा, जो आपके अध्यापक गण आपको मिलेंगे, अध्यापक गणों से दूरी बना करके ना चलें। सभी के साथ आपको क्या होना है, इंटरेक्टिव होना है।
सभी के साथ आपको करना है, इंटरेक्टिव होना है, यानी कि सभी के साथ क्या अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि जब तक आप अपने अध्यापक गणों के साथ इंटरेक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप उनके साथ कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं, आपको जो कंफ्यूजन्स हैं, वो हमेशा आप ही के पास रहेंगे, जबकि उनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा भी आपका विचार हो, जो कक्षा आपको अच्छी लगती हो, सबसे पहला जुड़ाव जो टूल्स हैं आपके, उनमें आपको एक कक्षा के साथ जुड़ जाना चाहिए। और कक्षा में जो आपको डिफरेंट टीचर्स आपको मिलेंगे, जो आपके अध्यापक आपको मिलेंगे, उनके साथ आपको इंटरेक्टिव होने की आवश्यकता है, उनके साथ आपको अपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो बाहर आ पाएंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, या आपको जो कंफ्यूजन्स हैं उनको भी क्या मिलेगा, एक प्रॉपर एक्सपोजर यहां पर मिल जाएगा। दूसरा, हम ये बताना चाहेंगे कि आपके पास बुक्स वेरी इफेक्टिव होनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसी किताब ना हो जो आपके लिए बर्डन का काम करे। बुक्स जो आप लेकर के चलेंगे तो आपकी जो बुक्स हैं वो वेरी इफेक्टिव होनी चाहिए। वेरी इफेक्टिव आपके पास क्या है, बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर वही कहूंगा कि आप कोई ऐसी किताब को अपने साथ जोड़ करके ना चलें जो किताब आपके लिए बर्डन का काम करे, जो किताब आप पर क्या बोझ डालने का काम करे। किताबें अच्छी होनी चाहिए, किताबें वेरी इफेक्टिव आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं सभी लोग, हम हिस्ट्री जनरली पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री के साथ हम क्या जोड़ के चलते हैं, इंडियन पॉलिटी भी क्या है, हम जोड़ करके चलते हैं। तो देखो, एक बात तो ये कि अगर हम अपने वाले सेक्शन की कोई बुक रफली अगर आपको बताना चाहें, तो आप एक बात जानते हैं कि वेरी इफेक्टिव का मतलब क्या है। अब मैं यहां पर आपको लुसेंट नहीं बताऊंगा। देखिए, लुसेंट के बारे में मामला काफी कंट्रोवर्शियल रह जाता है। आप लुसेंट को अपना सहारा बना के चले। मैं हमेशा क्लास में से बोलता रहता हूं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो लुसेंट पर नहीं आनी चाहिए। लुसेंट आप अपने पास रखें, बट एज अ हैंडबुक ऑफ जनरल स्टडी, या जीके भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों का ही क्या मिलता है, आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी आपको तलाशनी है तो केवल उस हल्की सी तथ्यात्मक जानकारी के संदर्भ में जीएस का एक हैंडबुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ्स वाली जो बुक है उसको आप टेक्स्ट बुक कहते हैं। जो आपकी पैराग्राफ वाली बुक होती है उसको आप क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक कहते हैं। तो टेक्स्ट बुक का रोल अलग होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दे करके चलता है, और अगर आपको रफली या विद इन शॉर्ट टाइम अगर आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड करना है तो उसके लिए जीएस का एक हैंडबुक आपके पास होना चाहिए। तो लुसेंट तो क्या है, एक हैंडबुक के रूप में आपके पास रहेगी, उससे हमें कोई आपत्ति किसी प्रकार की है नहीं। जैसे मान लीजिए, हम एक बात आपको बताते हैं, मान लीजिए अगर हमने इंडियन पॉलिटी की बात आपको की, तो जिन विद्यार्थियों को मैंने आज तक इंडियन पॉलिटी की जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं उनके रिगार्डिंग अगर मैंने कभी भी उनको अवेयर करने की बात की है, तो मैं दरअसल हमेशा क्या एक सीक्वेंस देने की बात करता हूं। मेरा सीक्वेंस ये कहता है कि सबसे पहला जो आपके पास होना चाहिए वो प्रतियोगिता दर्पण होना चाहिए। आप जानते होंगे कि जो आपका प्रतियोगिता दर्पण है, तो प्रतियोगिता दर्पण जो है इसका एक एडिशनल इशू आता है, और वो जो आपका एडिशनल इशू है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक अलग बात है ना। तो जो आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इसका एक एडिशनल इशू आपके सामने आता है, और इंडियन पॉलिटी ओरिएंटेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक है। मैं जिस तरीके से आपको आज पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, उसमें इस बुक का एक मेजर रोल मुझे हमेशा नजर आता है। ये आज भी मेरे पास है, कल भी मेरे पास थी, और आने वाले समय में क्या है मेरे पास रहेगी। इसके बाद मैं दो तरह की बुक बताता हूं, जो है सुभाष कश्यप की। इसके बाद क्या मैं दो तरह की बुक आपको यहां पर बता के चलता हूं, जो किसकी है, सुभाष कश्यप की है। और सुभाष कश्यप की जो बुक है उनके नाम क्या है, एक को आप कहेंगे अवर पार्लियामेंट, एक को क्या कहेंगे, अवर पार्लियामेंट कहेंगे। दोनों किताबें क्या हैं, बेहद खूबसूरत हैं, वेरी कैलकुलेटिव हैं, और एक का नाम क्या हो जाता है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस बताते हैं, और ये सीक्वेंस हम जब पॉलिटी में बताते हैं कि भाई आपको काम क्या करना है, आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है पहले, और प्रतियोगिता दर्पण के बाद आप सुभाष कश्यप को अगर अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग आपकी जो अवेयरनेस है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वेरी स्ट्रांग हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, ताकतवर बन जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज हमारा मन हुआ और मन होते ही हमने अपनी ओर से या कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। दरअसल आज के समय में अगर आप परीक्षाओं को क्वालिफाई करके चलना चाहते हैं तो परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के रिगार्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन को सबसे पहले क्या मानेंगे, बैटल फील्ड मानेंगे। और जो आपके बैटल फील्ड होगा वो उसके टूल्स मैंने आपको बताए हैं इन अ वेरी कंसाइज वे कि क्लास का रोल क्या होता है। भाई क्लास के रोल को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं चलेंगे। आज के समय में मैं अपना कोई कोर्स आपके सामने सेल आउट नहीं कर रहा हूं, है ना, और मेरा काम केवल क्या है, आपको एक सहूलियत देना। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कार्य आपके लिए हमेशा करता रहूंगा, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस किसी भी कोर्स को सेल आउट करना नहीं है या किसी भी एकेडमी का कोई प्रोपेगेशन करना नहीं है। मैंने दरअसल आपको इतना बताया कि किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं या अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किसी भी क्लास का रोल क्या होता है, अध्यापक गणों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो आपकी बुक्स हैं उनका सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रफली एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा, किसका, इंडियन पॉलिटी का, तो उसमें जो सीक्वेंस मैंने बनाया है ना, तो उस सीक्वेंस के बिहाफ पे आप पढ़ेंगे। तो अगर आप पहले एक प्रतियोगिता दर्पण के एडिशनल इश्यू को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, एक बेस बनेगा। और जब आपका बेस बनेगा तो आप सुभाष कश्यप को पढ़ने लायक हो जाएंगे। और जैसे आप सुभाष कश्यप को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको बढ़िया से आपका रिवाइज करके चलते हैं, तो फिर आपकी कहानी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। रफली देखिए, ल्यूसेंट रहेगा आपके पास, उसके बारे में तो बिल्कुल मैंने कहा कि आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां आपको क्या करना है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात हमने की, मान लीजिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए एक तरफ हमने क्या बात किया, मिडाइवल हिस्ट्री लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक आपके सामने क्या आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। लास्ट वन आपके सामने क्या आ जाता है, आधुनिक भारत आ जाता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अब मेरी जो नई एडवाइस है आपके लिए, जिस तरीके से आपके जो एग्जामिनेशन है वो अपने आप को काफी उन्होंने अपने आप में क्या परिवर्तन करने की कोशिश की है, तो एक काम तो ये कर ले, तीनों को मर्ज करके 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ले आए, एनसीईआरटी ले आए। और ये जो एनसीईआरटी है ये आपको ओल्ड होना चाहिए। अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाती है तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैंने ये नहीं कहूंगा कि 6 to 12 आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि 6 to 12 पढ़ने की कोई नीड आपको नहीं है। अगर आप 11th और 12th का जो आपका एनसीईआरटी है उसको अगर आप बड़े प्यार से कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर एक तो यहां से एक अच्छा बेस आपका बन जाएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अच्छा बेस आपका बन जाएगा, मिडिवल में आपका बन जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या है आपका यहां से क्या एक अच्छा बेस बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर यहां पर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ बढ़िया टेक्स्ट बुक बता करके चलें, तो देखिए हम हमेशा कहते हैं कि एंशिएंट में जो हमारे मोस्ट फेवरेट हिस्टोरियन है वो आर.एस. शर्मा है। आप आर.एस. शर्मा को पढ़ सकते हैं, और देखिए आर.एस. शर्मा को पढ़ने के बाद आपको नुकसान बिल्कुल भी क्या है नहीं उठाना पड़ेगा। आप इनके थ्रू अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मिडाइवल में जो अच्छे राइटर आजकल चल रहे हैं उनका नाम है इम्तियाज अहमद। बस मेरे कहने से आप इनको एक बार पढ़ लें, है ना। हालांकि मेरे विचारों का इनके साथ काफी टकराव होता रहता है, वो एक अलग बात है। हमने इम्तियाज अहमद को पढ़ा नहीं है बहुत अच्छे से, लेकिन इम्तियाज अहमद की इलाहाबाद में हमने काफी प्रशंसा सुनी, और इसलिए हम आजकल इम्तियाज जो अहमद है इसका जो रिकमेंडेशन है काफी कर भी रहे हैं। नई किताब है, देहरादून में शायद ही जिनको हमने बताया उनके पास होगी, बाकी किसी स्टूडेंट के पास आपको नहीं मिलेगी। और अपने आप को भीड़ से अलग करने का जो तरीका है वो यही है। अगर आपके टेक्स्ट बुक जो हैं बिल्कुल ऐसे हैं जो अन्य किसी के पास नहीं है, तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बाकी से क्या होंगी, प्रॉपर डिफरेंट वे में काम करेंगी। और यही तो आपको करना है। अगर आप भीड़ से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका सब कुछ क्या होना चाहिए, एक तरीके से जो भी आपके टूल्स वगैरह हैं, जो भी आपकी जीएस की हैंडबुक है, या जो भी आपकी जीके की हैंडबुक है, या जो भी आपके रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स हैं, ये बिल्कुल आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आर.एस. शर्मा आप पढ़ सकते हैं, इम्तियाज अहमद के साथ आप जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बढ़िया जो चॉइस आपके पास तो यही है। एक तो आप चाहें तो आप स्पेक्ट्रम के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्पेक्ट्रम के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे हो पाए, अगर आप कर पाओ, क्योंकि किताब थोड़ी मोटी है ये, तो आप वीडी महाजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडी महाजन भी
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बड़े प्यार से लिखे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और जिनको आने वाले समय में मेंस लिखना है, तो उनके लिए जो आपके वीडी महाजन है वो अच्छा रहेंगे। वीडी महाजन बढ़िया कैलकुलेशन आपके साथ करेंगे। अच्छा, वीडी महाजन अगर आपको ज्यादा मोटी किताब मिले लगे तो आप किसको, आप बीएल ग्रोवर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडर्न के लिए। आप बीएल ग्रोवर को भी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी अच्छे राइटर हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि स्पेक्ट्रम तो हर किसी के पास है। हालांकि हम स्पेक्ट्रम की बिल्कुल कोई बुराई नहीं करेंगे। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी किताब है और इसको पढ़ करके इसकी तारीफ हम आपको बताएंगे। इसकी तारीफ ये कि इसको पढ़ करके आप प्रीलिम्स भी तैयार करेंगे अच्छे से और आपका जो मेंस है वो भी आपका बड़े अच्छे से तैयार हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक तो आपकी इस तरह से बनती हैं, है ना। हमने पॉलिटी में एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं, है ना। तो हम टूल्स की बात कर रहे हैं। टूल्स में दो बातें तो कम से कम आप आज समझ के चलेंगे कि टूल्स में आपको एक क्लास के साथ जुड़ना है, टीचर्स के साथ क्या है अपने आप को इंटरेक्टिव करना है। जीके या जीएस के एक हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए जहां से आप विद इन शॉर्ट टाइम क्या है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमने अपने सब्जेक्ट की बात की है, हम बाकी किसी विषय के बारे में कभी बोलते नहीं है। हमने पॉलिटी का सीक्वेंस आपको दिया कि आपके पास अच्छी टेक्स्ट बुक कैसे आ सकती है और हिस्ट्री का एक सीक्वेंस हमने आपको दिया कि आपके पास अच्छी टेक्स्ट बुक कैसे आ सकती है। अच्छा, कोई अगर कर पाए तो जरा इनको भी पढ़ लेना। आर एस शर्मा के साथ साथ रोमिला थापर, क्योंकि जो आपका यूके पीएससी है या जो आपका यूके ट्रिपल है, मैं हमेशा कहता हूं रोमिला थापर को सैल्यूट करके चलता है। कई बार हमने देखा है कि रोमिला थापर की जो कैलकुलेशंस हैं वो डायरेक्टली क्या है आपके एग्जामिनेशन में क्या है कैलकुलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिनॉप्सिस हमने आपको क्या देना था कि आप एग्जामिनेशन को अप्रोच कैसे करेंगे। समस्या नहीं कहेंगे, चुनौती कहेंगे और उसको क्या मान के चलेंगे, आप एक प्रकार का बैटलफील्ड मान के चलेंगे। और उस बैटलफील्ड में जाने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है वो हमने आपको क्या है विद द हेल्प ऑफ टूल्स हमने आपके सामने रखा है कि जो बातें अभी तक हमने आपके सामने रखी हैं इन बातों को आप क्या है अपने उपकरण मानेंगे, है ना, अपने टूल्स मान के चलेंगे और इनके थ्रू अपने आप को थोड़ा क्या है कैलकुलेट करने की बात करेंगे। ठीक है, अगली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई आपको अपने आप को रिवाइज बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, और आप जानते भी हैं कि विदाउट रिवीजन हम अपने आप को जो वैल्यूज हैं वैल्यूज के रिगार्डिंग हम अपने आप को कभी भी कन्वीनियंस नहीं दे पाते हैं। तो रिवीजन तो खैर आप समझते हैं कि रिवीजन तो आपके लिए क्या रहेगा, वो मस्ट रहेगा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की क्या है कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगली बात यहां पे कर लेते हैं। हम कुछ लिख रहे हैं, इसको समझना। आपको ये पैटर्न अपनाना होगा। अ ब्लेंड ऑफ कंफर्ट जोन एंड एवरेज जोन इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके सामने जो भी आपका एग्जामिनेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो भी आपका रेस्पेक्टिव क्या है साथियों एग्जामिनेशन है, और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन का जो आपका रेस्पेक्टिव क्या है सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को क्या है आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे, है ना। और इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व करना, इस बात को थोड़ा क्या आप समझ के चलना आपको है, क्योंकि ये जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस आपको दिया जाएगा, इस सिलेबस में जो भी सेगमेंट्स आपके सामने आएंगे, है ना, वो सेगमेंट जो आपके सामने होंगे उन सेगमेंट्स में क्या है आपको ये जुगलबंदी यहां पे करके चलनी है कि ये जो आपका सिलेबस होगा इस सिलेबस में एक तो आप क्या बनाएंगे कंफर्ट जोन बनाएंगे, एक तो आप क्या बनाएंगे कंफर्ट जोन बनाएंगे। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि एक ऐसा जोन आप क्रिएट करके चलेंगे कि यहां अगर जो भी सवाल आपके सामने रखा जाए तो आपका जो कंक्लूजन हो, सवाल जो भी आपके सामने रखा जाए आपका जो कंक्लूजन हो वो कंक्लूजन इस रूप में सामने आना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें फार्मूला क्या क्रिएट हो गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि अधिक से अधिक। इसको क्या कहेंगे आज के बाद, इसको आप कहेंगे कंफर्ट जोन कहेंगे। तो जैसे भी आप बनाए, है ना, जैसे मेरा हमेशा हिस्ट्री पॉलिटी रहा है तो आपका कुछ और रह सकता है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको भी हिस्ट्री पॉलिटी ही अपना कंफर्ट जोन बना के चलना है,
आप इसमें अपनी जो एक कैपेबिलिटी है, आपका जो अपना एक इंडिविजुअल कैलिबर है, उसके हिसाब से क्या वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, और आपको वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट करके चलने चाहिए। तो एक तो आपका क्या रहेगा, कंफर्ट जोन हो जाएगा। बाकी जो आपके रिमेनिंग सेगमेंट जहां से बनेंगे वहां आप उनको स्किप नहीं करेंगे, आप असल में स्किप करके ना चलें। अगर किसी सेगमेंट में 2 या 4 सवाल आते हैं तो उसको स्किप किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको यह संभावना है कि 6 से 7 सवाल आ सकते हैं तो फिर आप उसको स्किप करके ना चलें। तो रिमेनिंग जो आपके सेगमेंट्स हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे, वहां आप कहां जाएं, वहां आप एवरेज जोन में चले जाएं। कहां चले जाएं, एवरेज जोन में चले जाएं। तो जब ये आपका कोएलेशन क्रिएट हो जाएगा, जब ये आपका कोएलेशन क्रिएट हो जाएगा तो परीक्षा में जाने के लिए आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे, और परीक्षा में जाने से आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तैयारियां साथियों करके चलनी पड़ती हैं, है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, मैं तो यही मानता हूं कि हर विद्यार्थी अपनी अच्छी मेहनत करके जाता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ डिफरेंट जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो भी क्या आपके सामने आती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कैलकुलेशन तो आपके सामने आती रहेंगी तो आपको फिर परेशानी में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें लगा कि ये फार्मूला है ना, एक जुड़ाव आपको करके चलना पड़ेगा कि एक तरफ आप क्या बनाएंगे अपने पाठ्यक्रम को लेकर के अपने अकॉर्डिंग। ये क्लास आपको सिखाएगी, ये क्लास आपको सिखाएगी कि कौन सा जोन आपका क्या बनेगा, कंफर्ट जोन बनेगा, और कौन सा जोन क्या बनेगा आपका साथियों, एवरेज जोन बनेगा। लेकिन इसका जो कोएलेशन है, इसकी जो जुगलबंदी है, इसका जो गठबंधन है, ये आपको क्या है, ये आपको यहां पर लाना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको यहां पर क्या है, लाना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर लेते हैं तो आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी। अब हम कुछ आपके सामने रखते हैं। ये दरअसल जो आपका एग्जामिनेशन होता है, अब इस चीज को समझो, यहां लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो सबका अलग अलग हो जाता है। हमारा कुछ अलग आपको मिलेगा। जो आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को लेकर के जो आपको मिलेगा आपका क्या, क्वेश्चन पेपर। जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको आपका क्या मिलेगा साथियों, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जरा इसको कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन मिलता है, समझ लो इस बात को, जो आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मिलता है, नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, तो उसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज करके चल सकते हैं इजीली। एक आपको क्या मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे कि जो आपका क्वेश्चंस का नेचर है वो वेरी सिंपल होगा। मैंने सिंपल के साथ भी क्या जोड़ दिया है, वेरी सिंपल जोड़ दिया है। वेरी सिंपल का मतलब क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको हर कोई इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आप ये समझ के चलो कि आपके पेपर में जिन क्वेश्चंस का नेचर वेरी सिंपल होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस क्यों रखे जाते हैं, ताकि आपका मोरल कभी भी डाउन ना हो, ताकि आपका मोरल कभी भी डाउन ना हो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हुए आप ये कह पाएं कि यार मैंने 2 दिन भी पढ़ाई नहीं की, मैंने कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं, लेकिन आउट ऑफ 100 अरे मैं तो 40 कराया भाई, आउट ऑफ 100 मैं तो 40 कराया। मैंने 2 दिन भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या मैंने अच्छे से अपने पेपर को कैलकुलेट नहीं किया। विदाउट एनी प्रॉपर कैलकुलेशन आउट ऑफ 100 में 45 अटेम्प्ट करके आ गया, मैं 40 अटेम्प्ट करके आएगा। अगली बार मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता हूं, अरे मैं तो 65 तक जा सकता हूं, अरे मैं तो 70 तक भी जा सकता हूं। ये इसलिए रखे जाते हैं, लेकिन इनको अटेम्प्ट करके कभी सिलेक्शन नहीं होता है। हां, ये आपके हाथों से जाने नहीं चाहिए। अगर ये आपके हाथों से जाएंगे तो आप मेरिट में बहुत तेज गति के साथ नीचे गिरोगे। ये का मान इतना कम होगा कि पता नहीं पड़ेगा गए कहां। ठीक है, तो इसका मैंने दोनों बात बता दी। एक आपको मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में इनको कहा जाता है मॉडरेट क्वेश्चंस कहा जाता है। यानी कि ये थोड़े क्या होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर अपने अकॉर्डिंग अगर आपको समझाना चाहूं तो मेरा मानना यह रहता है कि भैया यहां जितना आप कर पाएं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां आप अचीव कर लें। यानी कि जो आपकी परीक्षाओं में वेरी सिंपल नेचर वाले क्वेश्चन है और जो आपकी परीक्षाओं में मॉडरेट नेचर वाले क्वेश्चन हैं, ये जितना यहां पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाला फार्मूला अप्लाई कर पाओ उतना आप कर लो अप्लाई। एक का नेचर आपको मिलेगा जिसको मैं कहता हूं रिजिड। वेरी नहीं लगाते हैं, वेरी लगाएंगे तो आप फिर घबरा जाओगे और आपके घबराहट दूर करना आज का मेरा उद्देश्य है भी। रिजिड, तो रिजिड में देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आउट ऑफ 100, एक बात कर लेते हैं, अगर आउट ऑफ 100 जैसे 100 नंबर का पेपर मान लीजिए हमने आपको दिया,
और 100 नंबर के पेपर में यहां वाला सेक्शन कितना जा रहा है आपका, यहां वाला सेक्शन आपका कितना जा रहा है ना, क्योंकि सारे के सारे कठोर तो नहीं हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते। मान लीजिए हमने कहा कि यहां वाला सेक्शन आपका कितना गया, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 75। तो यहां कितना बचा, यहां आपका कितना बचा, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपका बचा, प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। तो अब आप देखो कि मेरा मानना यह रहेगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से अगर कोई विद्यार्थी गेन कर लेता है कितने, 55 मान लीजिए, बल्कि यहां से आपको 55 से 60 के बीच में आपको यहां से क्या गेन कर लेनी चाहिए, 55 से क्या है 60 के बीच यहां आपको गेन कर लेनी चाहिए, है ना। और यहां आप देखिए 25 में से अगर आप हमारे हिसाब से 25 में से अगर आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी गेन कर लेते हैं तो ये आपका कितना जाता है, ये आपका 75 चला जाता है, ये आपका कितना चला जाता है, 75 चला जाता है। अब देखिए मैं किसी एग्जामिनेशन के कट ऑफ लगा के आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे यह लगता है क्योंकि आप यहां कट ऑफ कई बार पहले काफी ज्यादा भी गई थी, कई बार काफी ज्यादा जाती रहती है, लेकिन आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी भी क्लास में अगर मार्क्स पे बोलता हूं तो मेरा जनरली ये मानना रहता है कि 75 के नीचे आप नहीं आने चाहिए। ईश्वर करे कि आपके कट ऑफ 55 पे लग जाए, ईश्वर करे कि आपके कट ऑफ 60 पे लग जाए, ईश्वर करे कि आपके कट ऑफ 65 पे लग जाए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो 100 मार्क्स के पेपर को आप किस तरीके से अप्रोच करके चलेंगे। अब जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो यहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले आएंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे जो यहां से इनका जो मार्किंग होगा वो 55 और 60 के बीच में तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां का असल में पूरा भरोसा है नहीं। अगर आप लैंग्वेज ओरिएंटेड हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं तो यहां आप 15 क्वेश्चन इजीली गेन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके लैंग्वेज में थोड़ी भी खराबी है या अगर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं है तो फिर ये आपको परेशान कर देगा, और जब ये आपको परेशान करता है तो एंड में आकर के आप कहते हैं कि मेरा 1.25 मार्क्स से रुका या मेरा 0.75 मार्क्स से रुका। तो आप समझो जो विद्यार्थीगण बिल्कुल नजदीक जाकर के रुक जाते हैं कि उनका होने जा रहा था लेकिन वो 1.25 मार्क्स से रुक गए या वो 0.75 मार्क्स से रुक गए, तो असल में यहां अच्छा गेन करने के बाद आप यहां आकर के फंस जाते हैं। तो आपको ये सब कुछ समझ के चलना पड़ेगा, और मैं केवल एक रास्ता आपको दिखा रहा हूं, आपको इसको अच्छे से समझना है और कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी, खास तौर से मैं आज एग्जामिनेशन के नाम भी ले रहा हूं, यूके ट्रिपल एससी के जो भी आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन देकर के चल रहे हैं उन सभी से मेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी प्रैक्टिस सेशंस आप कर रहे हैं, आप कहीं भी करें, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस सेशंस करके चल रहे हैं, आप ऐसे किसी प्रैक्टिस सेशन को अपने साथ ना जोड़ें जहां आपको अभ्यास तो करवाया जा रहा है लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने क्या हैं, वन लाइनर मोड के हैं, क्योंकि आप जान पा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी वन लाइनर अप्रोच पे सवाल आपको नहीं दे रहा है। आप प्रैक्टिस सेट कहीं भी ज्वाइन करें, डजंट मैटर, लेकिन प्रैक्टिस सेट के बिहाफ पे आप अपने आप को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, वन लाइनर मोड में आपको नहीं जाना है, क्योंकि सच्चाई है, इस सच्चाई से हम लोग बहुत ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकते। इस सच्चाई का सामना क्या हमको करके चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करोगे तो अब आपका प्रैक्टिस सेशन वन लाइनर नहीं होना चाहिए। स्पेशली वो कैंडिडेट्स, वो अभ्यर्थी जो यूके ट्रिपल एससी के बिहाफ पे अपने सपनों को साकार करने जा रहे हैं, तो उनको अब क्या है, जो प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं या जो प्रैक्टिस सेशन के साथ अपना जुड़ाव करके चलना है, उनके प्रैक्टिस सेशंस वन लाइनर मोड के नहीं होने चाहिए। आप कहीं भी करें, जहां भी आप करते हैं उनको साफ साफ बोल दें, जो यूके ट्रिपल एससी का एक्चुअल पैटर्न है उसके बिहाफ पे हमको क्या दीजिएगा, पेपर दीजिएगा। तो ये चीजें समझने में क्या है, काफी ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाते हैं। इन चीजों के बिहाफ पे कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है। अब देखिएगा, ये मेरी कुछ रहेंगी आपके लिए गाइडलाइंस और ये दोनों के लिए काम करेंगे। मैं कुछ गाइडलाइंस आपके सामने रख रहा हूं और ये जो आपके गाइडलाइंस हैं, ये वो अभ्यर्थी जो यूके ट्रिपल एससी के बिहाफ पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी हैं, और जो अभ्यर्थी यूके पीएससी के बिहाफ पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी हैं, दोनों के लिए है ना। दरअसल इसमें हम ये बताएंगे कि राइट वे
right way to approach any information इससे आपको काफी अच्छा लगेगा, है ना, कि मामला चाहे आपका यूके ट्रिपल्सी का है या मामला चाहे किसका आपका यूके पेशी का है, तो अब आप ये भी सीख करके चलेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अप्रोच करने का सही तरीका क्या होता है। मान लीजिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं, शुरुआत में सभी के साथ होता है। शुरुआत में जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो सभी के साथ ऐसा होता है, और मैंने पाया है कि कुछ समय तक सभी लोग ऐसा व्यवहार करते भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला सेक्शन है, तो दिल्ली सल्तनत वाले सेक्शन में आपने पाया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक आपको दिखाई पड़ते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैलकुलेशंस किताबों के माध्यम से एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा व्यवहार रहता है। अच्छा, उसमें ये पढ़ते हैं कि भैया एक मस्जिद का निर्माण यहां पे करवाया, एक मस्जिद का निर्माण यहां पे करवाया, एक मस्जिद का निर्माण यहां पे करवाया, एक मस्जिद का निर्माण किया यहां पे करवाया। हम इन चीजों को क्या रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी एक सही तरीका है। सही तरीका यह है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि को कैलकुलेट करो। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि मिलेगी कुरान ए खवा, और कुरान ए खवा जैसी उपाधि क्या है, ये उसकी योग्यता का एक मेजर सिंबल मानी गई है। यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास प्रथा के बिहाफ पे खरीदा था, तो उस समय क्या है, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की एक मेजर वन क्वालिटी को कैलकुलेट किया, और उस क्वालिटी का नाम क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, कुरान ए पाक को गा करके पढ़ा करते थे, गा करके सुनाया करते थे, और लोग उनके प्रति काफी क्या आकर्षित भी हुआ करते थे। और यही जो आकर्षण है, ये मोहम्मद गौरी के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के अंदर भी आया, और उसी के बाद आप देख पा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा कहा गया। दैट मीन्स इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है। और मेरे कोई भी क्लास मिडेवल की उठा के देख लेगा, आज तक मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की आपको कभी भी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं मैंने कभी नहीं दिखाए होंगे। मैंने हमेशा इस कैरेक्टर के साथ एक प्रॉपर जस्टिस किया, और इसी उपाधि के साथ किया कि उनका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर जो वेरी डीप इंक्लाइनेशन आपको मिलेगा, वो किसके प्रति मिलेगा, वो इस्लामिक वैल्यूज के प्रति मिलेगा। और वैसा व्यवहार उन्होंने किया भी। उनके समय का जो मेजर आर्किटेक्चर है वो आपको ये बताता है कि जिस तरीके से मॉस्क्यूज यानी कि मस्जिदें उन्होंने बनवाने का कार्य किया है, तो वो अपने धार्मिक झुकाव के हिसाब से कार्य कर रहे थे। जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन तमाम प्रकार की जो मस्जिदें हैं उनको रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाधि भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगी, और जो उनका मेजर आर्किटेक्चर ओरिएंटेड ग्राउंड है वो भी बातों बातों में क्या है आपके सामने आ जाएगा। ये सही तरीके हैं। अरे एक बात बताओ, जो हमको पढ़ना ही है, जब मान लीजिए हमको 6 से 7 घंटा पर डे के हिसाब से पढ़ना है, तो क्यों ना हम एक सही तरीके से वैल्यूज को अप्रोच करना सीखें, क्यों ना हम सही तरीके से इंफॉर्मेशन को अप्रोच करना सीखें, क्यों ना हम सही तरीके से इंफॉर्मेशन को अपने साथ एसोसिएट करना सीखें। मेहनत कम लगेगी, और वही जो मैं हमेशा कहता हूं, एक तीर से कई सारे निशाने आप क्या एक साथ साध करके चलोगे। जहां विद्यार्थी को दुनिया भर की चीजें पढ़नी हो ना, तो वहां एक तीर ऐसा बना लो कि उस तीर के हिसाब से कई सारे निशाने आप क्या साध पाओ। अब जैसे आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में एक सवाल बड़ा चलते हुए आ रहा है, और सवाल में आपसे यह पूछा जाता है कि भाई निम्न में से भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा करैक्टर आपको दिखाई पड़ता है जिससे आप वर्ण व्यवस्था का गंभीर समर्थक कह सकते हैं, है ना। अब यहां रट के जाओगे, बताओ, रट के जाओगे, ईमानदार से बताओ, रट के जाओगे, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रट के जाओगे, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे विकल्प आपके वेरिएट होंगे, जैसे ही आपके ऑप्शंस वेरिएट होंगे, जो आपने मगअप किया है ना, जो आपने रटा है, वो छोड़ के भाग जाएगा। वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगा। इसलिए जो मैं लगातार कई सालों से चिल्ला रहा हूं ना आपके सामने कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन जाओ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, उसका ही फायदा हो जाता है। हम बताते हैं आपको, क्योंकि आज की क्लास का यही राइट वे टू अप्रोच एनी इंफॉर्मेशन।
आपके इतिहास में वर्ण व्यवस्था के जो गंभीर समर्थक हैं, गंभीर समर्थक, मैं समर्थक की बात नहीं कर रहा हूं, समर्थक जो है वो तो आपको गुप्ता पीरियड के अंदर भी मिल जाएंगे, हम गंभीर समर्थक की बात कर रहे हैं। तो गंभीर समर्थक एक कौन मिलेंगे आपको? पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि मगध के ब्राह्मण समाज ने उनका समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि मगध के ब्राह्मण समाज का आर्थिक जीवन अशोका की धार्मिक नीति ने खराब कर दिया था। अब जब आप शुंग राजवंश के संस्थापक बन गए, है ना, मौर्य वंश के स्थान पर आपने क्या है, एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। तो जिस ब्राह्मण समाज ने आपका कोऑपरेशन किया था, उस ब्राह्मण समाज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ ना कुछ तो आपको करना था। तो आपने बुद्धिज्म पर आघात कर दिया और अशोका द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को आपने नष्ट करवा दिया। वहीं से आपको बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया और वर्ण व्यवस्था का आपको क्या है, समर्थक कहा गया, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज के साथ अपनी कनेक्टिविटी लेकर के चल रहे हैं। तो वर्णा सिस्टम को आपको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, वर्णा सिस्टम को आपको प्रमोट भी करके चलना पड़ेगा। यह आपकी मेजर नेसेसिटी थी उस समय की। लेकिन जब इस कहानी को आप कहां लेके जाते हैं, जब आप इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे, इस कहानी को जब आप थोड़ा आगे लेके जाएंगे, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको कौन मिलेंगे? तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको पता कौन मिलेंगे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, ये भी वर्ण व्यवस्था के क्या है, गंभीर समर्थक है। लेकिन ये अपने आप को क्या कहते हैं? एकमात्र ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का आश्रयदाता। ये तो अपने साथ उपाधियां ही ऐसी जोड़ के चल रहे हैं, जो उपाधियां आपको यह समझाने का कार्य कर रही हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी और पुष्यमित्र शुंगा के बीच अगर आप कोई भी कंपैरेटिव स्टडी करके चलोगे, तो वर्ण व्यवस्था का गंभीर समर्थक जो माना जाएगा, वो कौन माने जाएंगे? वो गौतमी पुत्र सतकर्णी माने जाएंगे। ये तरीके हैं, ये तरीके हैं। बिल्कुल, अगर आप ये चाहते हैं कि बस बार बार आपको परीक्षाएं ना देनी पड़े, जो भी परीक्षा आपके सामने है, उस परीक्षा में से एक परीक्षा का अच्छे से चुनाव कर लो और उसके लिए जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगा दो। उसका चुनाव करना भी हम क्या भी आपको सिखाने वाले हैं। एक उदाहरण और रख देते हैं, इस चीज को आपके माइंड में क्या है, हमेशा हमेशा के लिए स्टैब्लिश किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में। आपने आर्टिकल 24 पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, बाकी लोगों ने भी पढ़ा। मुझे नहीं पता कि आपने आर्टिकल 24 के बारे में क्या पढ़ा। आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि मैंने आर्टिकल 24 के बारे में क्या पढ़ा। हम सब लोग मिलकर के बाकी लोगों के बारे में नहीं जानते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 24 के बारे में क्या पढ़ा। जिस तरीके से आर्टिकल 24 को आपके संविधान में लिखा हुआ है, एक एज का वर्णन है 14 ईयर्स, और वहां आपको यह बताया जाता है कि भाई इससे कम आयु वर्ग के जो आपके बच्चे होंगे, उनको आप हैजार्डस जो आपके वर्क्स हैं, जो आपके खतरनाक कार्य हैं, वहां उनका नियोजन आप नहीं करेंगे। चलो, आपने यह भी बता दिया कि चाइल्ड लेबर जो आपका प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका रेफरेंस भी आपने दे दिया, आपने सारे काम बता दिए। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से आपकी परीक्षाओं का एनवायरमेंट चेंज हुआ है, वो आपको घुमा देगा भाई। वो अगर सवाल बनाने पे आएगा तो आपको 2 मिनट में घुमा देगा, आपको घूमना ही तो नहीं है। मेरी बातें सुनो, अगर कोई 10 साल का बच्चा किसी दुकान पर जाकर के काम कर रहा है, दुकान उसके माता पिता की नहीं है, कंडीशन प्यार तो समझ लो। अगर कोई 10 साल का बच्चा किसी दुकान पर जाकर काम कर रहा है और दुकान उसके माता पिता की नहीं है, तो ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया जो कार्य है वो बाल मजदूरी माना जाएगा, वो चाइल्ड लेबर माना जाएगा। यह बनती है लैंग्वेज। अगर कोई 10 साल का बच्चा, अगर कोई 10 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, क्या कहा हमने, अगर कोई 10 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपने परिवार के आर्थिक धरातल की कमजोरी को आधार बनाते हुए 2-4 घंटे, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे अपने पिता की दुकान पर जाकर के काम कर रहा है, तो इसे चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। आ रही बातें समझ? तो ये बदलाव कर लो भाई। अगर ये बदलाव आप कर लोगे तो ये हमारी तपस्या भी थोड़ी सफल हो जाएगी, क्योंकि हमारा तो यही जीवन है। और मैंने अभी एक क्लास में बोला था कि जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें निकल जाओ,
मैंने उन विद्यार्थियों को कहा था कि आप नेक्स्ट बैच में यहां ना दिखाई पड़े, है ना, क्योंकि निकलना बहुत जरूरी है भाई, और निकलना बहुत जरूरी है तो हल्का सा सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, और इससे आपको आसानी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, कम मेहनत करने के बावजूद आप अच्छी नॉलेज को क्या एक्वायर करके चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि साहब आपने सारी बातें तो कर ली, आपने दुनिया भर की बातें हमें समझा दी, ठीक है, लेकिन अब होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके सामने जो एग्जामिनेशन हैं एक साथ कई सारे एग्जामिनेशन आ जाएं, तो उसका एक तरीका तो यह है भाई, क्योंकि अगर देखो मैं ज्यादा बड़े परिवर्तन तो आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में नहीं करवाना चाहता हूं। फिलहाल आपका उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है। सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है तो ऐसे तमाम प्रकार के एग्जामिनेशन जिनका सिलेबस क्या है, कॉमन है, तो आप केवल एक सिलेबस को तैयार करेंगे, और उस सिलेबस को तैयार करते हुए क्या है, आप केवल उस सिलेबस को तैयार करेंगे, और अगर कॉमन सिलेबस का ग्राउंड के बिहाफ पे आप एक साथ 2 या 3 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा करने में कोई घाटे का सौदा नहीं है। यहां तो मैं यही व्यवहार आपके सामने करना चाहूंगा। अगर सिलेबस आपका कॉमन हो जाता है और कॉमन सिलेबस के बिहाफ पे आप एक साथ क्या है 2, 3, 4 एग्जामिनेशन को अगर आप अप्रोच कर पाते हो, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को क्या अप्रोच करके चल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फिलहाल आपका उद्देश्य क्या है, सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि कई बार हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी प्राप्त तो हमें करनी है, लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बिहाफ पे हम किस पद पर जाना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, एक मुद्दा वो भी तो आपका रह जाता है। एक मुद्दा वो भी तो आपका रह जाता है कि हम तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के क्रम में क्या हमने अपने आप को से भी समझाया, नहीं यार मुझे यही पोस्ट प्राप्त करनी है ना, मैं तो इसे ही प्राप्त करूंगा या मैं तो इसे ही प्राप्त करूंगी। डोमिनेंट फैक्टर क्या है? सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इसमें अच्छा यह रह जाता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ आपको न्याय भी करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी के साथ जुड़कर के आपको अपना व्यवहार भी करना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी के साथ जुड़ते हुए आपको अपने कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। तो वहां कई बार हम ये भी कह करके चलते हैं कि अगर ऐसा हो पाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए कि ये कहना सीख लो, नहीं मुझे तो यही पोस्ट प्राप्त करनी है, मुझे तो यहीं जाना है। इससे क्या होगा? पेन होना कम हो जाएगा, है ना। अनावश्यक तरीके से जो आपकी प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये भी देना है, वो भी देना, वो भी देना, वहां आप नहीं फंसोगे। तो एक तरीका ये भी होता है। लेकिन मैं खुद आपको कह रहा हूं, फिलहाल जिस तरीके से एक निगेटिव इन्वायरमेंट है, तो उसमें आप जो मैंने अभी सेकंड वाला मेथड आपके सामने रखा, उसको आप कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं। अभी आपके लिए जो आपकी एक बड़ी प्राथमिकता है, तो बड़ी प्राथमिकता आपके लिए क्या होना चाहिए, एक सरकारी नौकरी को आप प्राप्त कर लें। और अच्छा ये रहेगा कि अगर सिलेबस आपका कॉमन है और एक साथ एक सिलेबस को तैयार करके आप 4 से 5 प्रकार के एग्जामिनेशंस को टारगेट कर पा रहे हैं, तो बढ़िया है। तो कुछ चीजें हमें बतानी थी, है ना। बीच बीच में इस प्रकार की चर्चाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे, और कुछ चर्चाएं होंगी साइकोलॉजिकली बेस्ड, मनोवैज्ञानिक आधारित, है ना। उसमें मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको ये समझा दिया जाए कि आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आप उसको बाहर निकालेंगे। आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से आप उसको बाहर निकालेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिस काम से आपके तैयारी को आसानी मिल जाए, हम हर वो काम करेंगे जिससे आपकी तैयारी को सहूलियत प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन के बिहाफ पे आपको काफ़ी कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो चर्चाएं हमने आपके सामने रखी हैं, इन चर्चाओं के बिहाफ पे क्या है, आप अपने आप को गाइड करके चलोगे, और इनके अकॉर्डिंग जहां तक भी संभव हो पाएगा आप अपना एक व्यवहार भी लाने की कोशिश करोगे। बस इसी सकारात्मक शब्दों के साथ हम आज की इस चर्चा को क्या विराम देते हैं। नमस्कार।